आज हम आप लोगों को दर्पण सूत्र प्रूव करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण में आज हम प्रूव करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र जो है कुछ नहीं, फोकस दूरी वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक संबंध होता है। इसी संबंध को आज हमको जो है स्थापित करना है। इसी संबंध को आज हमको स्थापित करना है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में फिगर होता है, ज्यामितीय फिगर, जिस फिगर को आपको समझना है। अगर यह फिगर को आप समझ गए तो प्रूव करना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए फिगर को सबसे पहले आप लोग समझिए फिगर क्या है। तो फिगर देखिए, फिगर है mn एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण आप लोग को पता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हुई हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो चूंकि इसका परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश किरण आ जा सकती है वह जो है उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। वह परावर्तक सतह जो है धसा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में सबसे पहले ये हो गया आपको दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। AO एक वस्तु ले लिए जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है। इसका अब ये जो AO वस्तु है इसका हमको बनाना है प्रतिबिंब। AO जो वस्तु है इसका हमको बनाना है प्रतिबिंब। तो हम आपको प्रतिबिंब का परिभाषा लिखाए हैं, किसी भी वस्तु से निकलने वाली कम से कम 2 किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जहां दोनों एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये देखिए ये तो इस वस्तु से ये वो जो वस्तु है इस वस्तु से निकलने वाली कम से कम 2 किरण ले लेते हैं। तो इस वस्तु से निकलने वाली मान के चलिए पहला ले लिए मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजर गई। और एक ठोक प्रकाश की किरण ले लिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण आपको पता है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से दोनों परावर्तित किरण यहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया, यही बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो कहाँ क्रॉस किया? तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो इसी चीज को हम जो है माना की करके लिख लेते हैं। माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसमें C वक्रता केंद्र, AO एक वस्तु है जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब IB फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस दूरी F, वस्तु दूरी U एवं प्रतिबिंब दूरी V है। तो सिद्ध करना है क्या है? सिद्ध करने के लिए देखिए तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो और क्या किए हैं इसमें थोड़ा सा एक रचना किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। ये प्रधान अक्ष पर DE लंब डाल दिए हैं। तो उसी चीज को रचना में जो अपना मन से किया उसको रचना में लिखते हैं। तो रचना में क्या लिख दिए? DE लंब प्रधान अक्ष पर डाला, तो ये लिख दिए। इसके बाद देखिए प्रूफ से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ से जब काम करना स्टार्ट करेंगे, प्रमाण से जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ ज्यामितीय रूल की आवश्यकता होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग को हम बताएंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं दर्पण सूत्र। आज के बाद दर्पण सूत्र में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ज्यामितीय रूल जो है तो उस ज्यामितीय रूल को आप लोगों को
उस ज्यामितीय रूल को आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले इसमें ज्यामितीय रूल क्या है, तो ज्यामितीय रूल यह है कि सबसे पहले आप लोगों को मतलब दो त्रिभुज को इसमें समरूप करना पड़ेगा, दो त्रिभुज को इसमें समरूप करना पड़ेगा। तो समरूप करने के लिए सबसे पहले जो दो त्रिभुज को समरूप करना है उसका सर्वप्रथम आप लोग प्रमाण में एडमिशन कर लीजिए। जो दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका प्रमाण में सर्वप्रथम एडमिशन कर लीजिए। तो वैसे भी आपको पता है कि यहाँ आप लोग कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाते होंगे तो सबसे पहले आप लोग वहाँ पर एडमिशन कराते होंगे। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले एडमिशन जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग जो दो त्रिभुज को समरूप करना है उसका आप लोग प्रमाण में एडमिशन कीजिए। तो चलिए एडमिशन करते हैं। तो एडमिशन जब करेंगे तो ध्यान से गौर से सुनिएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमको कौन कौन दो त्रिभुज को समरूप करना है उसका सर्वप्रथम हम यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन दो त्रिभुज को समरूप करना है उसका सर्वप्रथम हम यहाँ पर एडमिशन कर रहे हैं प्रमाण में। तो अब देखिए प्रूफ में जो एडमिशन कर रहे हैं इस एडमिशन को ध्यान से समझिए। तो एडमिशन जो करेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी आई सी में त्रिभुज ए ओ सी तथा बी आई सी में। देखिए यहाँ पर अगर आप गड़बड़ा करके भी लिख देते हैं सेटिंग को त्रिभुज का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जस्ट इससे आगे बताएंगे। अगर वहाँ पर आप गड़बड़ा देते हैं तो आपको डिस्टेंस निकालने में काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए समरूप करने के बाद जो आप लिखिएगा इसको गड़बड़ाइएगा नहीं। तो चलिए अब इसमें जो दो त्रिभुज को समरूप करना था उसका सर्वप्रथम हम यहाँ पर एडमिशन कर लिए। अब एडमिशन करने के बाद क्या करेंगे, तो इसमें जो है सो एडमिशन करने के बाद इसमें मतलब जो है सो दो त्रिभुज समरूप होगा। एक लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। एक लॉजिक दे रहे हैं, हाँ तो देखिए इस दो त्रिभुज को समरूप करना है। ये दो त्रिभुज समरूप होगा तभी इसमें जो है सो आपको रिलेशन आएगा। तो देखिए सबसे पहले दो त्रिभुज को समरूप कीजिए। इस दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम दो चीज बराबर होना चाहिए। कम से कम त्रिभुज का दो चीज बराबर होना चाहिए। तो समरूप का कॉन्सेप्ट है समरूप। समरूप मतलब समान रूप का होना चाहिए। तो समान रूप का होगा कब, जब कम से कम उसमें दो चीज बराबर होगा तब। तो देखिए कम से कम दो चीज बराबर करने के लिए तो ध्यान से समझिए कि कम से कम दो चीज बराबर कैसे होता है। तो दो चीज बराबर करने के लिए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर एंगल जो है इस त्रिभुज का एंगल, त्रिभुज ए ओ सी का एंगल ए जो है 90 डिग्री है। तो एंगल ए को हम इस प्रकार से लिखेंगे, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल बी आई सी। यहाँ देखिए ए ओ सी एंगल जो है बी आई सी एंगल के बराबर है। चूंकि यहाँ पूरा सीधा है इसीलिए 90 डिग्री, यहाँ पर इमेज पूरा सीधा है इसीलिए 90 डिग्री। तो देखिए ये ए एंगल जो है ये आई एंगल के बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर बी आई सी, एंगल बी आई सी। तो बी आई सी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री ये लिख देंगे प्रश्न से, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न से लिखने के बाद जो है आप लोग को हम बताए हैं ज्यामितीय रूल के माध्यम से इसको प्रूव करते हैं। तो ज्यामिति का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं है पता फिर भी हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला बात है देखिए अब इसके बाद अगला जो मतलब जो है सो एंगल बराबर करेंगे वह एंगल बराबर कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। तो ये देखिए दो तिर्यक रेखा है,
आप लोग को पता होगा 9th क्लास में ये प्रमेय प्रूव्ड किए होंगे कि जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो मतलब जो है सो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो आमने सामने का कोण को हम सम्मुख कोण बोलते हैं। ये कोण के बराबर, ये कोण के बराबर। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सम्मुख कोण से हम लिख सकते हैं कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर, कोण 3 का मान कोण 4 के बराबर। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चले आइए, ये दो तिर्यक रेखा है, ये दो तिर्यक रेखा है जो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्रॉस किया है। तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, मतलब एंगल 1 इसको मान लिए, एंगल 2 इसको मान लिए, तो एंगल 1 का मान जो है 2 के बराबर होगा सम्मुख कोण से। तो वही लिख देंगे एंगल 1 कोण 1, कोष्ठ में आप उसका नाम भी लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, AOC। एंगल AOC, जो कोण को हमको लिखना रहता है उसको बीच में लिखते हैं, बराबर। अब देखिए इस प्रकार से चलेंगे, जैसे वो एंगल 1 दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से चलेंगे कि एंगल 1 जो है बीच में चले आए। तो इसीलिए वो मतलब जो है सो देखिए यहाँ पर कुछ एरर हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे होगा ACO, तो लिखेंगे इसको ACO, एंगल हो जाएगा ACO, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया। अब एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 2 के बराबर है 1 का मान, तो एंगल 2 कोष्ठ में लिख दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। एंगल 2 को लिखिए BCI, एंगल BCI, तो ये हो गया। ये कौन नियम से है, तो ये है सम्मुख कोण से। तो बगल में कोष्ठ खोल करके लिख दीजिए सम्मुख कोण से, बढ़िया रहेगा। तो सम्मुख कोण से ये हो गया। अब देखिए कि सम्मुख कोण से ये हो गया, दो एंगल बराबर है, दो एंगल आपस में समान है, दो एंगल बराबर हुआ, इसके लिए ए आएगा और इसके लिए भी ए आएगा, इसके लिए ए आएगा और इसके लिए भी ए आएगा। तो देखिए ये इसके लिए भी ए आया, इसके लिए भी ए आया, ये समरूपता प्रमेय होता है, ए समरूपता उपप्रमेय होता है। तो इसी समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो ए समरूपता उपप्रमेय होता है, इसी समरूपता उपप्रमेय से ए समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप लोग जो है यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको समरूप करने के लिए जा रहे हैं, मिटा करके ऊपर से इसको समरूप करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए आइए ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करते हैं। तो जब समरूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एंगल आया, तो ए समरूपता उपप्रमेय से लिखेंगे, ए समरूपता उपप्रमेय से ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज AOC। देखिए पहला का नाम आप किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो त्रिभुज AOC लिख दिए। अब दूसरा जो नाम लिखेंगे वह ध्यान से लिखेंगे समरूप करते समय। तो त्रिभुज AOC समरूप का सिंबल देंगे, समरूप का सिंबल इस प्रकार से होता है, समरूप का सिंबल दे दिए, त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज हो जाएगा। देखिए आपके पास B है, I है और C है, B है, I है और C है। तो BIC को जो आप लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, जैसा काम आप इस साइड किए हैं समरूप, देखिए नाम से ही स्पष्ट है समरूप, मतलब जैसा काम करके इस साइड आप लिखे हैं वैसा ही काम करके यहाँ पर लिखिएगा। तो वैसा ही काम करके लिखेंगे तो BIC को क्या लिखेंगे, देखिए एंगल A का मान चूंकि है I के बराबर, तो आप जो है A को इधर 1 नंबर में रखे हैं तो उधर भी
आप आई को एक ही नंबर में रखिएगा, तो आई को एक नंबर में रख दिए। अब देखिए एंगल जो है सी का मान, एंगल सी का मान चूंकि सी के बराबर है, तो इधर आप सी को 3 नंबर में रखे हैं, तो उधर भी आप सी को 3 नंबर में रखिए। तो सी को रख दीजिए 3 नंबर में। इसके बाद देखिए आपको आई और सी सजा करके एक मान और बच जाता है, तो वह मान क्या है, तो वह मान बी है। तो आप बी को 2 नंबर में लिख दीजिए, चूंकि 2 नंबर खाली है तो इसीलिए बी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद क्या कीजिए, अब 2 त्रिभुज हो गया समरूप। समरूप होने के बाद अब इसका मतलब ये समरूप होने के बाद अब जो है संगत भुजा का आप अनुपात छांटिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस से रिलेटेड प्रूव करना है। तो डिस्टेंस के बीच में रिलेशन तभी आएगा जब आप जो है मतलब साइड को रेशियो में लाएंगे, अनुपात में लाएंगे, चूंकि अनुपात में ही डिस्टेंस प्रूव मतलब करना है, बट्टे में ही प्रूव करना है। तो इसीलिए आप समरूप करने के बाद इसका संगत भुजा समानुपाती लीजिए। तो संगत भुजा जब समानुपाती लीजिएगा तो देखिए संगत भुजा समानुपाती छांटना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप समरूप में संगत भुजा मतलब जो है इसका अनुपात आप लोग समान छांट लेते हैं तो इसमें मतलब समझ लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा प्रूव करने में। तो चलिए देखते हैं संगत भुजा समानुपाती कैसे छांटते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे छांटते हैं। इसमें संगत भुजा का अनुपात छांटने के लिए देखिए यहाँ पर AO आप ले लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड। तो AO ले लीजिए पहले, तो यहाँ पर लिखिए AO पहले लिख दीजिए। इसके बाद बट्टे लिख लीजिए। इसके बाद इधर जब आप फर्स्ट सेकेंड लिए हैं तो उधर भी आप फर्स्ट सेकेंड लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड लीजिएगा तो आई भी हो जाएगा। इसके बाद बराबर लिखिए। इसके बाद इधर लीजिए सेकेंड और थर्ड। जब इधर आप OC लिए तो उधर भी आप नीचे में जो है सेकेंड थर्ड ही लीजिए, सेकेंड थर्ड ही लीजिए, तो उधर नीचे में हो जाएगा BC। इसके बाद देखिए इधर जब आप फर्स्ट थर्ड साइड लिए हैं मतलब AC लिए हैं तो AC हो जाएगा। तो इधर भी आपको फर्स्ट थर्ड लेना पड़ेगा, कहने का मतलब IC हो जाएगा। तो IC हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आप कर्ण को छांट दीजिए। कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें जो कर्ण वाला पार्ट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कर्ण को छांट दीजिए। कर्ण को जब छांटिएगा देखिए इसमें कर्ण कौन है उसको ढूंढिए। चूंकि 90 डिग्री के सामने में OC है तो इसको छांट देंगे। इसके बाद BC है, इसको छांट देंगे, ये पार्ट को छांट देंगे, OC BC वाला पार्ट को छांट देंगे। कहने का मतलब हो जाएगा AO बट्टे IB बराबर AC बट्टे IC। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिए। अब देखिए पुनः हमको फिर से हमको जो है त्रिभुज को समरूप करना है, 2 त्रिभुज को फिर से हमको उतना काम करना है, 2 त्रिभुज खोजना है और दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो फिर आप हमको आप को हम एक सजेशन दे रहे हैं, ध्यान से उस सजेशन को सुनिएगा। वह सजेशन क्या है, तो जो 2 त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम आप एडमिशन कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। तो पहले खोजिए कि कौन 2 त्रिभुज को हमको समरूप करना है, फिगर पर जाइए। तो चलिए आपको हम फिगर पर ले जाते हैं। फिगर पर चलिए, फिगर में देखिए फिगर यही है आपका। तो अब देखिए इसमें जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को आप कर दीजिए समरूप। एक बार इसको इसके साथ समरूप किए, इस बार जो है इसको जो है इसके साथ समरूप कर दीजिए। तो इसको जब इसके साथ समरूप कीजिएगा तो इसका नाम क्या है सबसे पहले वह लिखिए। तो इसका नाम क्या है वह लिखिए पहले। तो इसका नाम है देखिए BIF। त्रिभुज क्या है BIF तथा त्रिभुज BIF लिख लिए तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे मतलब DEF में अब ये दोनों त्रिभुज को भी करना है हमको समरूप।
तो देखिए ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप करते हैं तो करते हैं, इस चीज को समझिए। तो ये दोनों त्रिभुज को भी समरूप करने के लिए कम से कम इसमें दो चीज बराबर होना चाहिए, या तो दो एंगल बराबर हो जाए, या नहीं तो कम से कम दो चीज बराबर होना चाहिए, या दो एंगल बराबर हो जाए कम से कम, या नहीं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, या दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, एक एंगल बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से तीन से चार नियम होता है समरूप करने का, 3 से 4 नियम होता है समरूप करने का। तो इस नियम को फॉलो करते हुए इसको हमको समरूप करना है। तो समरूप जब करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो समरूप करेंगे तो ये नियम खोजते हैं पहले। इसमें समरूप करने के लिए जो आपको 2-3 नियम होता है, जैसे समरूप करने का पहला नियम है ए, दूसरा नियम है डबल ए, तीसरा नियम है एस, चौथा नियम है एस। तो ये 4 गो नियम होता है, इसमें से कोई भी आपको आ गया तो उसके जरिए आप समरूप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन नियम लगता है इसमें से। तो देखिए कौन नियम लगेगा, ढूंढिए इसमें। चलिए कोण आई का मान जो है, आई 90 डिग्री है, यहाँ पर ई कोण 90 डिग्री है। तो लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल ई। तो एंगल आई को जो आप लिखते हैं तो इसको हम बोले थे इस प्रकार से लिखिए ताकि मतलब आई बीच में चले आए। तो इसको लिख दीजिए आप BIF लिख दीजिए। एंगल BIF हो गया। इसके बाद ई एंगल को इस प्रकार से लिखिए कि ई एंगल बीच में चले आए। तो इसको लिख दीजिए DEF लिख दीजिए। ये कहाँ से, ये हो गया आपका रचना और प्रश्न से। तो लिख दीजिए रचना प्लस प्रश्न से, या प्रश्न से प्लस रचना से, प्लस रचना से। ये बगल में साइड में आप कोष्ठ खोल करके लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए ये दोनों एंगल बराबर कैसे लिए हैं इस चीज़ का। और ये बराबर में आपको 90 डिग्री भी है तो 90 डिग्री भी आप दे सकते हैं, 90 डिग्री दे देते हैं तो रचना प्लस प्रश्न नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद पहली बार में एंगल बराबर हो गया। फिर देखिए, फिर जो है एंगल इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए। तो ये एंगल जो है आपको ये एंगल के बराबर होगा। ये एंगल के बराबर कैसे होगा, ये वही बात है, 2 तिर्यक रेखा है। जब 2 तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्रॉस करता है तो सम्मुख कोण आपस में समान होता है। उसी नियम से जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही यहाँ पर होगा। तो हो जाएगा इसी प्रकार से कोण 3 को लिखेंगे हम, कोण 3 को लिखेंगे एफ है तो एफ को इस प्रकार से लिखेंगे ताकि एफ बीच में चले आए। तो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, IFB, या इस साइड से भी चल सकते हैं, BFI भी लिख सकते हैं। तो जो लिखने का आपको विचार है लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ एफ जो है बीच में आना चाहिए, चाहे इधर से चलिए कि इधर से चलिए, एफ बीच में आना चाहिए। इसके बाद एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 भी बीच में आना चाहिए। DFE लिखिए या EFD लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको लिख देते हैं DFE। तो मतलब जो है सो एंगल F इक्वल टू F हो गया। ये कौन नियम से हुआ, इसको भी साइड में लिख दीजिए। तो ये सम्मुख कोण से हुआ, तो सम्मुख कोण से, तो ये सम्मुख कोण से हुआ तो सम्मुख कोण से लिख दीजिए। ये लिखना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। देखिए कौन नियम से समरूप होता है। तो इसमें देखिए ये 4 गो जो नियम है तो इसमें देखते हैं कौन नियम से ये समरूप होगा। तो इसमें देख रहे हैं दोनों बार में जो है आपको मतलब जो है सो एंगल ही आया है। तो एंगल से एंगल, ई एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। तो एंगल पर में से मतलब ए समरूपता, ऊपर में से ये हो जाएगा समरूप। तो लिखेंगे यहाँ पर ए समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज BIF समरूप त्रिभुज DEF। अब देखिए त्रिभुज BIF समरूप त्रिभुज DEF
देखिए इसको हड़बड़ा करके नहीं लिखिएगा, बोले थे हम इसको हड़बड़ा करके नहीं लिखिएगा, इसको जो ऐसे लिख देते हैं तो गलती भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको जो लिखेंगे तो अभी हम सेटिंग करके लिखेंगे। फर्स्ट वाला को बोले थे आपको किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकेंड वाला जो लिखिएगा तो उसको ध्यान से लिखिएगा। तो देखिए सेकेंड वाला कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। सेकेंड वाला कैसे लिखते हैं इस चीज़ को ध्यान से आप समझिए। तो BIF हो गया, फर्स्ट वाला किसी भी प्रकार से लिख दिए। सेकेंड वाला जो DEF है इसको ध्यान से लिखेंगे। एंगल I जो है E के बराबर है, तो एंगल I को यहाँ पर 2 नंबर में लिखे हैं, तो उधर भी एंगल E को 2 नंबर में लिखेंगे। अब देखिए एंगल F जो है F के बराबर है, थर्ड पर होता है, तो एंगल F को इधर 3 नंबर में लिखे, उधर भी F को 3 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद E और F सजा दिए आप 2 नंबर 3 नंबर, तो क्या बच गया, तो आपको बच गया D, तो D को 1 नंबर में लगा दीजिए। इसके बाद D को 1 नंबर में आप लगा दिए, ये समरूप हो गया। समरूप होने के बाद अब इसका संगत भुजा का अनुपात आप छांटिए। तो चलिए संगत भुजा का अनुपात छांटते हैं। तो संगत भुजा का अनुपात छाटेंगे, तो संगत भुजा का जब अनुपात छाटेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, संगत भुजा का अनुपात हम पहले भी छाटने के लिए सिखाए हैं, फिर देख लीजिए, फिर रिवाइजिंग हो जाएगा। बार बार इसको समझते रहिए, 1-2 बार देखिएगा वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार अगर वीडियो को देखिएगा तो संगत भुजा का अनुपात निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसीलिए 1-2 बार वीडियो को भगा कर देखते रहिए, संगत भुजा का अनुपात छाटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। BI बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड लिए, तो इधर लेंगे फर्स्ट सेकेंड DE, इसके बाद सेकेंड थर्ड लिए IF, तो इसका सेकेंड थर्ड ले लेंगे EF, इसके बाद इसका फर्स्ट थर्ड लिए BF, तो इसका भी फर्स्ट थर्ड लेंगे, इधर BF लिए फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड लेंगे फर्स्ट थर्ड लेंगे क्या DF, फर्स्ट थर्ड लेंगे DF। इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड बट्टा इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड IF बट्टा इसका सेकेंड थर्ड EF, इसका फर्स्ट थर्ड BF बट्टा इसका फर्स्ट मतलब जो थर्ड DF ले लिए। इसके बाद लेने के बाद हम बोले हैं कर्ण वाला पार्ट को आप छोड़ दीजिए, कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। तो कर्ण को ढूंढिए क्या है, तो 90 डिग्री के सामने में जो होगा इधर FB लिखिए, BF लिखिए, BF कर्ण होगा। इधर देखिए इधर कर्ण क्या होगा, तो इधर होगा DF। तो BF DF वाला टर्म को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ करके चलिए इसके बाद क्या होगा, तो बोलिए BI बट्टे DE बराबर हो जाएगा आपको, BI बट्टे DE बराबर हो जाएगा IF बट्टे EF, IF बट्टे EF। तो ठीक है, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जो है सो इसको मिटा करके ऊपर से लिख रहे हैं। इसके बाद अब देखिए सवाल का अब 40% प्रूव्ड हो गया है, अब फिर भी 60% बाकी है। तो आप देखते जाइए कि कैसे होता है प्रूव। तो देखिए इसमें जो है चूँकि यहाँ पर इसको आप देखिएगा AODE को तो एक आयत नजर आएगा, AODE को देखिएगा तो एक आयत नजर आएगा। तो देखिए AODE को हम क्या लिख सकते हैं, AODE में जो है क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो इसीलिए AO के जगह हम DE भी लिख सकते हैं, DE के जगह AO भी लिख सकते हैं। तो उसी नियम से यहाँ पर हो जाएगा, उसी नियम से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो BI को आप वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद बट्टे BI को वैसे का वैसे लिख दिए। अब बट्टा क्या हो जाएगा, देखिए बट्टा क्या हो जाएगा, तो बट्टा हो जाएगा आपको BI को वैसे का वैसे लिख दीजिए, बट्टे DE है तो DE को AO लिख दीजिए। DE को AO लिख दे तो कोई आपत्ति, तो DE को जो है AO लिख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ध्यान से समझिए क्या होगा, तो BI बट्टा हो गया AO,
बी आई बट्टा हो गया ए ओ। अब बराबर उस साइड क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए, आई एफ है, क्या है, आई एफ। तो देखिए आई एफ यहाँ तक, इसके बाद ई एफ है, आई एफ ई एफ है। तो ई एफ को जो है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए उस साइड पहले। तो ई एफ को भी वैसे का वैसे लिख दीजिए। या नहीं तो ऐसे अगर देखा जाए तो ई एफ का मान जो है, अगर मान के चलिए ये लंब इसके बहुत बहुत नज़दीक होता तो ई एफ बराबर पी एफ लिख सकते थे। मतलब अगर लंब इसके बहुत बहुत नज़दीक होता, अभी मान के चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये लंब जो है दर्पण में थोड़ा सा अलग कर दे ताकि आपको पता चले, ये लंब जो है सो पूरा एकदम सीधे चले आता है, लगता है इसी पर थोड़ा सा ही अलग होता है, मतलब लगभग इसके बराबर होता है। तो ई एफ का जो मान होता है ना, वह पी एफ के लगभग बराबर होता है। तो इसीलिए आई एफ बट्टे ई एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं। आई एफ मतलब जो है सो बट्टे ई एफ को हम पी एफ मतलब पी एफ यहाँ पर लिख सकते हैं ई एफ को। तो लिख दीजिए, मतलब पी एफ भी लिख सकते हैं। या नहीं तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तो अगला स्टेप में कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इसको लिख दीजिए, पहले ई एफ लिख दीजिए, ई एफ है ई एफ ही लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक जो नियम लगाए थे, चूँकि ए ओ डी ई एक आयत है तो वह लिख दीजिए, आयत है, इसीलिए मतलब ए ओ बराबर डी ई। तो ए ओ की जगह डी ई लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं ए ओ ऊपर में है, यहाँ पर देखिए ए ओ नीचे में आ गया। तो ए ओ यहाँ पर ए ओ ऊपर में है, आई बी है, तो आई बी है या बी आई है, बात एक ही है। तो ए ओ ऊपर में है, यहाँ पर ए ओ नीचे में आ गया, तो इसको पलट दीजिए दोनों तरफ। तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ पलटने पर, तो पलट दीजिए, अच्छा रहेगा, सेम आ जाएगा, तुलना करने में आसान होगा। तो पलट दीजिए दोनों तरफ जब पलटिएगा तो हो जाएगा ए ओ बट्टे बी आई बराबर बराबर क्या हो जाएगा, तो बी आई लिखिए या आई भी लिखिए। तो चलिए आई भी लिख देते, क्योंकि एलएचएस में आई भी है, यहाँ पर भी, तो आई भी लिख दीजिए। बी आई को हम आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में है, इस साइड लिखिए उस साइड लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख दीजिए ई एफ बट्टे आई एफ, ई एफ बट्टे आई एफ लिख दीजिए। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 के एलएचएस को देखिए, इसके एलएचएस में भी ए ओ बट्टा आई बी, इसके भी एलएचएस में ए ओ बट्टा आई बी। तो 1 और 2 को अगर हम तुलना करते हैं तो ये दोनों, जिसका लेफ्ट बराबर है उसका राइट भी बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए 1 तथा 2 से हो जाएगा ए सी बट्टे आई सी, अब बराबर ए सी बट्टे आई सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ए सी बट्टे आई सी अब बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बट्टे आई एफ। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और समझिए, ए सी बट्टे आई सी अब बराबर ई एफ को हम आपको बोले थे ई एफ है यहाँ पर, तो ई एफ को क्या करेंगे, ई एफ को हम चेंज कर देंगे, ई एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं। चूँकि ई एफ को पी एफ इसलिए लिख देंगे चूँकि ये जो ई होता है ना, अभी हम थोड़ा समझने के लिए इसको हटाए हैं, ये ई जो है यहीं पर हो जाता है पूरा एकदम नज़दीक, तो इसको नगण्य मान करके इतना दूर छोड़ देंगे। तो ई एफ का जो मान होगा, यह जो ई एफ है, यह जो आप ई एफ देख रहे हैं, यह ई एफ का मान यह जो है सो पूरे पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ई एफ बराबर पी एफ हो जाएगा लगभग,
तो लिख देंगे लगभग पी एफ बट्टे आई एफ, पी एफ बट्टे आई एफ लिख देंगे, कोष्ट में लिख देंगे लगभग ई एफ बराबर पी एफ, लगभग ई एफ बराबर पी एफ, अप्रॉक्सीमेटली हो गया लगभग ई एफ बराबर पी एफ। इतना तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको जो है सो हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमको जो है मतलब प्रधान अक्ष पर आना था, तो प्रधान अक्ष पर हम चले आए। सभी डिस्टेंस को आप देखिए गौर से, तो वह प्रधान अक्ष पर आपको नजर आएगा। AC भी प्रधान अक्ष पर, IC को देखिए IC भी प्रधान अक्ष पर। इसके बाद आप देखिए गौर से PF को, PF भी प्रधान अक्ष पर। इसके बाद IF को देखिए, IF भी प्रधान अक्ष पर। सभी डिस्टेंस प्रधान अक्ष पर आया। मेन मकसद मेरा पहुंच गए, मंजिल पर हम पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा देखते जाइए, मंजिल पर हम पहुंचने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, जितना भी प्रधान अक्ष पर डिस्टेंस आया उसको जो है आप ध्रुव से तोड़ दीजिए। जो पहले से ध्रुव से है वह तो ठीक है, जो ध्रुव से पहले से नहीं है उसको ध्रुव से तोड़ दीजिए। तो ध्रुव से जब तोड़िएगा तो AC है यहाँ पर तो AC है यहाँ पर, देखिए AC इतना दूर, AC जो है इतना दूर है AC। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा AC। तो AC को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। AC है तो AC को क्या लिख सकते हैं, AC देखिए AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं हम AP माइनस AP, AC को लिख सकते हैं AP माइनस PC। AP को AC माइनस PC लिख दे तो कोई आपत्ति होगा आप लोग को? कोई आपत्ति नहीं होगा। तो AC को लिख देंगे पूरे AP माइनस PC। तो AC को लिखिए, AC को लिखिए AP माइनस PC। इसके बाद चलिए, इसके बाद नीचे में चले आइए, IC है तो IC को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। तो IC को क्या लिखिए, PC, IC को लिखिए PC। नीचे में चलिए, IC है नीचे में, IC को लिखिए PC माइनस PC। देखिए इतना दूर पूरे PC माइनस PI, PC माइनस PI। तो PI लिख दीजिए। अब बराबर देखिए यहाँ पर। इसके बाद PF है, PF तो ध्रुव से टूटा हुआ ही है, PF ही लिख दीजिए। इसके बाद बट्टे चलिए IF है, तो IF है तो बट्टे IF को देखिए क्या लिख सकते हैं, IF इतना दूर है, IF इतना दूर है, IF को देखिए क्या लिख सकते हैं, IF को लिख देंगे PI माइनस PF। सबको क्या किए, सभी डिस्टेंस को ध्रुव से तोड़ दिए। ये जो प्रधान अक्ष पर डिस्टेंस आया था इसको क्या किए, ध्रुव से तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद चलिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का रूल लगाते हुए मान बैठाएंगे। चिन्ह परिपाटी का रूल लगाते हुए मान बैठाएंगे। चलिए लगाते हैं रूल चिन्ह परिपाटी से। लिखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा, तो मतलब हम बताए हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी सभी होता है ऋणात्मक। तो इसीलिए वस्तु दूरी आपका AP है, AP जो है आपका वस्तु दूरी है। तो वह मतलब ध्रुव से वस्तु तक का दूरी AP है, तो AP हो जाएगा आपका, वस्तु दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसीलिए माइनस U। इसके बाद मतलब P से I तक का जो आपका दूरी है, P से I तक का जो आपका दूरी है, तो P से जो I तक का दूरी है वह हो गया
P से जो I तक का दूरी है वह हो गया आपका, P से जो I तक का दूरी है वह हो गया प्रतिबिंब दूरी, जिसको माइनस भी लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद P से जो F तक का दूरी है वह हो गया, P से जो F तक का दूरी है वह हो गया आपको, यानी कि PF हो गया फोकस दूरी, जिसको माइनस F लिखेंगे, माइनस। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें PC है, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, तो PC है वक्रता त्रिज्या, तो PC का मान हो जाएगा -R, PC का मान हो जाएगा -R। अब देखिए इसके बाद चलिए मान बैठाते हैं इसमें, मान जब बैठाएंगे तो AP का मान है -U, तो AP की जगह रखेंगे -U, प्लस PC है, तो PC का मान देखिए कितना है, तो PC का मान PC का मान -R है, तो आप रख दीजिए यहाँ पर -R, PC का मान -R रखिएगा तो ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो +R हो गया, बट PC है फिर, तो PC का मान तो मतलब जो है सो आप -R है तो -R रख दीजिए, और इसके बाद -PI है, तो PI है प्रतिबिंब दूरी, तो इसका मान जो है सो माइनस भी है, तो माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर। अब देखिए PF, तो PF जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान -F है, यहाँ पर रख दीजिए -F। इसके बाद PI जो है प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी का मान है माइनस भी रख दीजिए। इसके बाद PF है -F है, तो माइनस प्लस हो जाएगा F। अब देखिए सबका मान पुट कर दिए, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, -F होल इंटू -R प्लस भी, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -U प्लस R होल इंटू हो जाएगा -V या प्लस F। अब चलिए इसको बीजगणित का गुना करते हैं, बीजगणित का गुना करते हैं, तो बीजगणित का जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, -F से कोष तोड़िए तो हो जाएगा, -F से कोष तोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, FR, इसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा FV, बराबर उस साइड हो जाएगा आपको माइनस, बीजगणित का गुना कीजिए उस साइड, तो बीजगणित का गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस UV UF हो जाएगा। इसके बाद R से ब्रैकेट तोड़िए तो प्लस माइनस RV, इसके बाद प्लस RF हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, सभी को, अब देखिए इसके बाद इस सब को जो है आप उसी साइड लेकर चले जाइए, इस सब को जो आप उस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 बराबर हो जाएगा आपको UV माइनस UF माइनस RV प्लस RF। इसके बाद माइनस मतलब RF लिखिए, FR लिखिए, माइनस RF, इसके बाद प्लस हो जाएगा आपको FV। देखिए इसके बाद कटेगा RF जो है माइनस में प्लस में कट जाएगा, जो बचा उसको लिखिए, तो 0 बराबर क्या बचा, UV माइनस UF माइनस देखिए RV है, तो RV है तो यहाँ पर R आया, तो R का मान रख दीजिए, क्योंकि R बराबर हम आप लोग को प्रूव्ड किए हैं, क्योंकि R बराबर हम प्रूव्ड किए हैं, आप लोग को R बराबर प्रूव्ड किए हैं, क्या प्रूव्ड किए हैं, R बराबर प्रूव्ड किए हैं 2F। तो R बराबर जब 2F होता है,
तो r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2 प्रूव किया है ना, तो उसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं तो r बराबर 2f निकल जाता है। तो r के जगह यहाँ पर r बचा, तो r के जगह पर आप लिख दीजिए 2f, तो 2f भी हो जाएगा, अब प्लस यहाँ f भी है तो f भी लिख दीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो जीरो बराबर हो जाएगा u भी माइनस यू एफ, इसके बाद एक एफ भी में से 2f भी जाएगा, एक एफ भी में से अगर 2f भी जाएगा तो बचेगा माइनस एफ भी। अब क्या कीजिए, तो यू एफ मतलब यू एफ और यू भी वाला सबको, अच्छा चलिए दोनों तरफ क्या करते हैं, यू भी एफ से पहले भाग दे दीजिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर कोई भी काम हम समीकरण अगर बराबर रहता है दोनों तरफ हम कर सकते हैं, तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो दोनों तरफ आप यू भी एफ से भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0/यू भी एफ बराबर यू भी एफ माइनस यू एफ बट्टे यू भी एफ माइनस एफ भी बट्टे यू भी एफ हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर जीरो में भागा देंगे यू भी एफ से, जीरो हो जाएगा बराबर यू भी यू कट जाएगा, इसके बाद एफ यू कट जाएगा, इसके बाद भी एफ कट जाएगा, जो बचा उसको एक बार लिख लीजिए, तो 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u। इसके बाद क्या कीजिए, चलिए इसके बाद v वाले सबको और u वाले सबको इस तरफ कर लीजिए, तो इस साइड है माइनस में 1/v, इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/v, इस साइड है माइनस में 1/u, इस साइड आएगा तो प्लस में 1/u, तो प्लस में कर लीजिए। इस साइड को 1/f को वैसे का वैसे लिख दीजिए, तो इस साइड हो जाएगा 1/f, इसीलिए 1/v प्लस 1/u बराबर आप देख रहे हैं 1/f चले आया। तो यही हो गया आपका, यही प्रूव करना था, तो मतलब यही हो गया फोकस दूरी, मतलब जो है सो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में रिलेशन। तो इसी रिलेशन को हम दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं, और ये दर्पण सूत्र पर काफ़ी न्यूमेरिकल डाला जाता है, और ये जो है सो लॉन्ग क्वेश्चन में ये सूत्र को प्रूव करने के लिए डालता है। इसीलिए आप लोग को ये सूत्र अच्छे से क्लियर करना है, और मतलब बार बार इस वीडियो को देखते रहिएगा, 1-2 बार देखिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर कर दिया है। अगर आप अच्छे से इसको देखिएगा तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मतलब जो है सो